नमस्कार दोस्तों। आज लंबे अरसे बाद आत्मकथा पर बात करने का मन है। कई आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं। गांधी की आत्मकथा, कुछ हाशिए पर जो मुखर नहीं रहे, ऐसी शख्सियतों की भी आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं। उन आत्मकथाओं से एक आत्मकथा अलग क्यों है? आज मैं अपने शोधार्थियों के साथ उनके बीच एक आत्मकथा लेकर आई हूँ जो मेरे प्रिय कवि लीलाधर मंडलोई की है। आज मैं उस आत्मकथा पर अपना संक्षिप्त आलोचनात्मक टिप्पणी रखूंगी। विस्तार से उसके लिए शोध करना है, उसके लिए तप करना है, क्योंकि किसी भी रचना के साथ न्याय तभी हो सकता है जब उसमें, उस लेखन में जो कर्मठता, जो प्रतिबद्धता और जो टाइम और स्पेस दिया गया है, उसके साथ मैं न्याय संगत रहूं, उसके साथ मैं पूरा न्याय कर सकूं। तो वो विस्तार से शोधपरक आलेख जारी है, काम जारी है। पर मैं चाहती हूँ कि शोधार्थियों के बीच ललक उठे इस आत्मकथा को पढ़ने के लिए। जब से आंख खुली है, इस पर आज एक संक्षिप्त टिप्पणी आपके बीच करना चाहूँगी। ये पुस्तक बहुत ही स्नेह से, प्रेम से, आशीष से मंडलोई जी ने खुद मुझे भेजी है, और जब से भेजी है मैं लगातार इसे गुन रही हूँ। मेरे सिराने हैं ये, और इसके पन्ने मुझ में और चेतन और श्रम और प्रतिबद्धता और कर्मठता भर रहे हैं। बस मैं इसके साथ न्याय कर सकूं, या आपकी दुआएं, शुभकामनाएं मेरे साथ हों। मित्रों, जब से आंख खुली है, ये शीर्षक उन्होंने मीर की एक नज्म से, एक शायरी से लिया है। ये कुछ यूं है: जब से आंख खुली है अपनी, दर्दो रंजो गम देखे, इन्हीं दीदे नम दीदों से क्या क्या हमने न सितम देखे। इन्हीं दीदे नम दीदों से, तो ये आँख का खुलना दरअसल खुद को बेपर्दा करना है। वो जोखिम उठाना है अपनी ज़िंदगी के, अपने बीते हुए अतीत के, अपने बचपन के पन्नों को फिर से पलटना, फिर से उन यादों में, स्मृतियों में लौटना, फिर से अतीत के उन तमाम कड़वे, कसैले, नमकीन दिनों से गुजरना, और उन पीड़ाओं, उन वंचनाओं, उन उपेक्षाओं को फिर से जिंदा धड़कते देखना मुश्किल है। पर ये मुश्किल काम किया है लीलाधर मंडलोई ने। मैंने इसे शीर्षक दिया है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ एक दाग दागदार नहीं करते। मंडलोई खुद कहते हैं, कुछ दाग आदमी बनाते हैं। जब से आँख खुली, एक दाग आपको जीवन भर मनुष्य बने रहने का रास्ता दिखाता है। तो मंडलोई की इस आत्मकथा की मंशा, मोटिव यहाँ साफ है शोधार्थियों। मानवता बची रहे, मनुष्यता बची रहे, और मनुष्य बने रहने का जोखिम उठाना, मनुष्य बने रहने की शर्त को आजीवन उन्होंने बरता भी है। देखिए, शीर्षक तो मीर दे गए, बाकी आत्मकथा लीलाधर मंडलोई की नहीं है। आप चौंक जाएंगे। हाँ, लिखी आत्मकथा लीलाधर मंडलोई ने है, पर यह आत्मकथा हर संघर्षशील मनुष्य की हो सकती है जो मनुष्य होने की शर्तें अदा कर रहा है। साथियों, विस्थापन का दुख ऐसे ही विशेष रूप से स्थापित होने की पीड़ा, कहीं से उखड़कर, उजड़कर
कहीं रोक दिए जाने पर उसके पनपने की, उसके पुष्पित पल्लवित होने की संभावना कम हो जाती है। तो विस्थापन सदैव तकलीफ दे रहता है। तो इस पर जंगल से, जमीन से, जल से जुड़े हुई जिंदगियां जब विस्थापित होती हैं तो ये पीड़ा हृदय विदारक है। ये केवल बिछोह नहीं है, ये केवल संताप नहीं है, ये केवल उखड़ने और बिखरने का दर्द तकलीफ नहीं है, हृदय विदारक है ये। इस पुस्तक में सतपुड़ा के जंगल की भी पूरी बात, पूरे परिदृश्य में, पूरे नेपथ्य में सतपुड़ा का जंगल पसरा है। और सतपुड़ा के जंगल को मैंने जाना समझा था अपने बचपन में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं से। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उम्मते अनमने जंगल। तो नींद, एक लंबी गहरी नींद, उसमें ऊंघना, अनमने रहना, गहरा अंधेरा, गहरा पसार, घुप विस्तार। तो उस अंधेरे को चीरते हुए, उस घुप विस्तार को चीरते हुए मंडलोई उसमें प्रवेश कराते हैं। मुझे भवानी भाई की कविता में जंगल हमेशा बड़ा मादक, मोहक, सम्मोहक रहा। जैसे कुछ तिलिस्म छुपा हो, कुछ जादू छिपा हो, कोई रहस्य छिपा हो जिसे मैं भीतर घुसूंगी और जान लूंगी। जो घुप अंधेरा है, जो नीरवता है, चुप्पी, गहरी पसरी चुप्पी, और जो अथाह विस्तार है और गहराई भी, ये सब कुछ सतपुड़ा के घने जंगल में भवानी भाई की कविता ने मेरे बचपन में ही उसे जीवंत कर दिया था और मैं लगातार फिर पढ़ती रही। आज जब इस पुस्तक को उठाया, एक तो मैं बता दूं कि ये आत्मकथा एक कवि लिख रहा है, तो एक्सप्रेशन का, अपने अभिव्यक्ति का जरिया बेहिसाब, बड़ा बेशकीमती, बड़ी सुंदर तरीके से मंडलोई जी इसे काव्यात्मक रूप में, बीच बीच में जो कविता की पंक्तियां आ रही हैं, टुकड़ियां आ रही हैं, वो कहीं से भी पैबंद नहीं लगती। वो ऐसे लगता है कि इस व्यथा कथा की त्वरा में, गति में घुल मिल गई हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसका संग साथ दे रही हैं, उसको और अच्छे से समझने की कुबत, काबिलियत हमें दे रही हैं। मेरे प्रिय कवि लीलाधर मंडलोई की इस आत्मकथा को जैसे जैसे जितना मैं उतरती गई, पढ़ती गई, जब से आंख खुली है, मुझे शीर्षक ने चौंकाया। शीर्षक बड़े अच्छे तरीके से इस आंख खुलने की, यानी एक आंख खुली बचपन में, जहाँ जिस घर, जिस परिवार, जिस परिवेश में उनकी पैदाइश हुई, एक आंख का खुलना यानी जन्म का लेना, और जन्म के बाद उत्तरोत्तर जिस तरह विकास होता गया, जिस तरह उनका पालन पोषण हुआ, जैसा उन्हें परिवार और परिवेश मिला, तो एक बचपन में जो चर्म चक्षु खुले, और एक जो लीलाधर मंडलोई, बालक लीलाधर की जो धीरे धीरे आंख खुली, यानी चर्म चक्षु के स्थान पर दुनियावी आंख, व्यवहारिक आंख, जो जैसे धीरे धीरे उनकी अनुभव की यात्राओं में जो जिस दंश और पीड़ा को वो लगातार भोगते रहे, जिस उपेक्षा और बेचैनी को लगातार अपने मन जीवन में भरते रहे, जो उनके भीतर धंसता चला गया, तो उस जीवन यात्रा से गुजरते हुए, उन धड़कते हुए कई पड़ावों पर मेरा भी मन रुका, मेरा भी मन कहीं कहीं थका, और उस गहराई से उतरने में वो सारे दंश, वो पीड़ाएं, वो मेरे भीतर खुबती गईं। दोस्तों, जब मैं कह रही हूं कि ये वंचना, ये उपेक्षा, ये पीड़ा, ये बेचैनी मेरे भीतर खुबती गई, तो एक बालक का जहां वह अपनी आंख खोलता है, बचपन की वो दिन, उसके बचपन की वो सुधियाँ स्मृतियाँ, खान मजदूरों का जीवन, दलितों का जीवन, अल्पसंख्यकों का, खास तौर पर जो पिछड़े वर्ग की स्मृतियों से लगातार जो लीलाधर टकरा रहे हैं और अपने अनुभवों के सैलाब में लगातार उतरते जा रहे हैं,
तो उनके संवेदनशील पुख्ता जमीन को बार बार मैंने कुरेदा, खरोच खरोच कर मैंने देखा, और ऐसा लगा कि जैसे किसी प्रसव पीड़ा से गुजर रही हूँ। निश्चित तौर पर मेरे अजीम कवि, मेरे प्रिय कवि लीलाधर मंडलोई भी उसी पीड़ा से गुजरे होंगे जब आत्मकथा लिख रहे थे, क्योंकि आत्मकथा हम नहीं लिखते, वो हमें लिखवाती है। तो जब वो लिख रहे होंगे तो कितना कुछ खुल जाने का जोखिम है, कितना कुछ बेपर्दा करने का जोखिम है, और ये साहस, ये दुस्साहस मेरा प्रिय कवि ले आया। जब वो लिखता है, उसके लिए चिट्ठियां भाषा बंद दरवाजों को खोलती गई, दरवाजा खुला अधखुला रह गया, बंद हो गया चिट्ठियों का दरवाजा। तो मंडलोई की कविताओं में जो भाषा है, वोकैबुलरी जिसे मैं कहती हूँ, और जो उसका आसपास का संसार है, जो उनका अनुभव संसार है, और उनका परिवेश, उनका अतीत, उनका बचपन, वो सब कुछ जैसे इन इस पूरी आत्मकथा के दौरान कई कविता की पंक्तियां, बल्कि हर जैसे जैसे इनकी आंख खुली वैसे वैसे अध्याय बने हैं। तो पहले अध्याय पे भी एक कविता के टुकड़े, दूसरे अध्याय पर भी एक कविता की टुकड़ी। तो आंख खुलने का क्रम, उसकी गहराई और उसका विस्तार देखने लायक है दोस्तों। एक और चीज, जब से मैंने लीलाधर मंडलोई को पढ़ना शुरू किया है, पहले मैंने उनकी कुछ माँ पर लिखी हुई कविताएं पढ़ी थी, और मैं खिंचती चली गई थी एक सम्मोहन में कि एक पुरुष इस तरह से कैसे लिख सकता है। माँ एक बृहत्तर विषय है, वैश्विक विषय है, शाश्वत विषय है, इस पर लोग लिखते हैं, लेकिन जो छवि माँ की लीलाधर मंडलोई की कविताओं में उभरती है, वो इस आत्मकथा में और गहराई और विस्तार पाती है। उसके मायने मिलते हैं कि उन कविताओं में वो माँ जो दर्ज है वो कैसी रही होगी, कितना जुझारू जीवन उसका रहा होगा, कितना संघर्षशील श्रमशील जीवन उसका रहा होगा। तो वो लीलाधर के खुलने से ज्यादा वो अपने माता पिता पर जब बात कर रहे हैं, एक बालक जब अपने माता पिता को अपनी सुधियों में टटोल रहा है, तो ये तो एक जैसे जिंदगी को दोबारा से जी लेना, वो तप कर सींच कर चमक रही है। वो चमक फैब्रिकेशन नहीं है, बड़ी नैसर्गिक है, बड़ी प्राकृतिक है। तो अपने कठिन श्रमशील जीवन में, अपने संघर्षशील जीवन में, मंडलोई की मासूम बचपन की जो आंखें हैं जब खुली हैं, तो खुलते ही उन्होंने देखा अपने माँ बाप का जीवन, और सुधियों के संग्रहालय में जो कुछ कैद है उसे उठा लाए अपने सहृदय समाज के लिए, अपने पाठक जगत के लिए। जो वे कहते हैं, मन में कभी कभी सिर्फ ध्वनियां होती हैं, कुछ ठहरे पल, कुछ दृश्य, कुछ कितना अधिक होता है, गोया यादों का सिलसिला। तो यह आत्मकथा मैं इसी कारण से कह रही हूं कि केवल मंडलोई की नहीं है, हर उस मासूम बच्चे की है जिसने खून पसीने में तरबतर अपने माँ बाप को देखा, जिसके माँ बाप के पसीने का खारापन न केवल उस बालक लीलाधर को बचाए रखा, बल्कि एक बड़े अधिकारी, बड़े कवि, कद्दावर व्यक्तित्व को भी बचाए रखा होगा। हमेशा हमेशा उन आंखों से वो आंसू बहने से पहले कहीं रुक जाते होंगे, कहीं थम जाते होंगे, और एक प्रण लेते होंगे, एक संकल्प लेते होंगे अपने आन बान शान प्राण को। जिसने अपने जुझारू माँ बाप को देखा, उनके संघर्षशील जीवन को देखा, उस लीलाधर ने अपनी माँ के श्रम को, पिता के पसीने को, और अपने इर्द गिर्द के परिवेश को जिंदा रखा, अपने भीतर धड़कता हुआ रखा, और उन सरोकारों में जिनमें वो पले बढ़े, अपने बचपन की सुधियों से उन्होंने कमाया है, कमासुत हुए हैं।
तो उस तप को, उस सीझने को, उस नमक के खारेपन और खुरदुरेपन को अगर लीलाधर बंडलोई अपने व्यक्तित्व में बचा ले गए, संजो कर रख लिया, तो ये काबिल तारीफ है। वे कहते हैं हम घुमक्कड़ थे, हमने घूमते हुए प्रकृति से जो सीखा वह कहीं और नहीं था। यानी जीवन सीखने का, कुछ भी कमाने का, शिक्षित होने का, अनुभवी होने का, ज्ञान पाने का तरीका केवल पुस्तकें नहीं है। कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय ये ज्ञान नहीं देता। अनुभव में सींच कर, अनुभव में पक कर लीलाधर का ये अनुभव सांचा, जो कुछ सच सच रहा, वो इस प्रकृति में, इस जल जंगल जमीन में घूमते उसके इर्द गिर्द और उन खान मजदूरों के बीच जो बचपन बीता, उस परिवेश से जो कुछ उन्होंने सीखा, वो उनके लिए आजीवन वही नमक का खारापन और खुरदुरापन है जो उन्हें बचाए रखता है, खरा बनाता है। वह कोई शक्कर की तरह नहीं है जो घुल मिल जाए, दूसरे में बदल जाए, दूसरे में समा जाए या मीठा मीठा कहलाए, जिसे मैं गुडी गुडी कहती हूँ साहित्य की दुनिया में। वह जो जीवन के महासमर में, इस संघर्ष के महासागर में नमक की डेली बन जाए, और वो घुले भी तो ऐसे कि उस प्रवाह में, उस गति में, इस त्वरा में किनारों पर लगकर चट्टान की तरह, पठार की तरह अपने जिद को, अपने हठ को, अपने संकल्प को जिंदा रखे, तैनात रखे, अपने अपनों को सीख देने के लिए और अपने जैसों की जूझ और संघर्ष को अडिग अडोल बनाए रखने के लिए उन्हें खड़ा होना सिखाए, डट कर मुकाबला करना सिखाए। बंडलोई कहते हैं कुछ के लिए अधिक से अधिक था, कुछ के लिए कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं मार्क्सवाद, हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, हैव्स हैव्स नॉट। एक वो जिनके पास सरप्लस है, जो लगातार एक शासन करते हुए, शोषण करते हुए अपना अतिरिक्त बनाए हुए हैं, और एक वो वंचित हैं जिनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, जिसे हम सर्वहारा कहते हैं। तो ये एक गहरी खाई है हैव्स और हैव्स नॉट की, और जिनके पास सरप्लस है वो लगातार वर्चस्व को, अपनी मूंछ को, अपने औरा को पूरे परिवेश में बिखेरे हुए हैं। तो कहते हैं कि कुछ के लिए अधिक से अधिक था, कुछ के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इनके इरादों में बेहतर करने की चिंगारियां थीं। उन्होंने मिलकर चूल्हे जलाए और आग को कभी बुझने न दिया। ये आग केवल भूख की आग नहीं है, पेट की आग नहीं है। भूख केवल पेट की नहीं होती, कामनाओं की, इच्छाओं की, जिद की, सपनों की भी आग होती है। और उस आग को, उस प्रतिरोध को, उस भीतर की बेचैनी को, और ये जो समाज में एक बंटवारा है, एक जो वर्ग भेद, वर्ण भेद है, जाति भेद है, उससे भी लगातार बालक लीलाधर टकराया होगा। इनकी कविताओं में जो इनका व्यक्तित्व मुझे झलकता है, और जो मैंने आत्मकथा पढ़ते हुए इनकी ईमानदारी और प्रखरता को जो पकड़ा मैंने, निश्चित तौर पर लीलाधर रोना धोना नहीं करते, सेल्फ पिटी नहीं करते। उन्हें मिठास रखकर, खुद को खो कर नहीं घुलना आता। वो अपने आंसुओं को अपने आंखों की इन्हीं पर्दों में रोक लेते हैं, अपनी लुनाई बचाए रखते हैं, अपना नमक, अपना आत्मसम्मान बचाए रखते हैं। जब से उनकी आंख खुली है, अपनी स्मृतियों में जब जब वो लौटते हैं होंगे, तो केवल उन्हीं कहावतों, उन्हीं मुहावरों जो बचपन की हैं, और इस किताब में भी दर्ज हैं कई कहावतें और मुहावरे जो उस समय प्रचलित रही होंगी और गहरे अर्थ देती होंगी, थोड़े में बहुत अधिक कहने की कुवत देती होंगी। उनकी ओर लौटना दरअसल अभाव की ओर लौटना है। बेहिसाब भूख से जुड़ी एक दुनिया है। उस भूख, उस वंचना, उस उपेक्षा, उससे जूझना है लगातार, उससे लड़ना है लगातार। तो इससे लड़ते जूझते अपने जीवन को कुंदन बनाते एक अधिकारी, जुझारू बना, ईमानदार बना। माँ के कई रूप थे, वह माँ से अधिक मनुष्य थी। उनके संघर्ष में सामाजिक दुखों की अभिव्यक्ति थी। मैंने कहा ना कि आत्मकथा मनुष्यता की खोज है, मानवता की खोज है।
और वो दाग जो बचपन में लग गए, वो दाग कैसे गहरे हैं और अच्छे हैं। कुछ दाग अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो मानवता को बचाए रखते हैं। स्मृतियों में लौटना सब कहते हैं बड़ा सुखद होता है, पर हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार अतीत में लौटना जादू नहीं, सम्मोहन नहीं, तिलस्म नहीं, इस मिथ को लीलाधर तोड़ रहे हैं। इस आत्मकथा में जो इन्होंने वोकैबुलरी प्रयोग किया है, जो भाषा प्रयोग किया है, वो भी कोई कहावतों या मुहावरों या लच्छेदार भाषा की मोहताज नहीं है। ऐसा आत्मकथाओं में मुझे पढ़ते हुए मिला। मैंने बहुत सारी आत्मकथाएं पढ़ी हैं, उनमें थोड़े में ज़्यादा कहने का जो मोह रहता है, वैसा मोह लीलाधर को नहीं है। हाँ, एक पंक्ति मुझे बार बार जितनी बार पढ़ती हूँ गूंजती है, भूल चूक कनान चूक। तो ये जो कान पकड़कर माफी मांगने की अदा है, उस पर मैं फिदा हो गई। ये जो आत्मीय संवेदन है, दरअसल ये लीलाधर मंडलोई का कंफर्ट जोन है। और ये भाषा अपने जैसे जुझारुओं को, जोखिम उठाने वालों को छां और पनाह देती है और अधिक संवेदनशील करती है। लीलाधर कहते हैं, जिंदगी का अर्थ इम्तिहान है। इम्तिहान के कई रूप, कई मानी हैं। यह हमने तमाम शिक्षालयों से निकलते ही जान लिया। जिंदगी ने इम्तिहान लेना नहीं छोड़ा। यानी परीक्षाएं केवल विद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं होती, उससे कहीं बड़ी परीक्षाएं जब हम जीवन जगत में उतरते हैं, व्यवहार जगत में उतरते हैं, जब अपनी जीवनचर्या में उतरते हैं, तो जो रोज रोज की टकराहट है, लीलाधर उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। इनकी बचपन में एक बसवारी है, जहां मनुष्य की बसावट मैंने सीखा कि कैसे साहचर्य, कैसे सामंजस्य, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम, वो तो जीवित हो उठा जब मैंने वो बसावट की बात देखी, वो बसवारी देखी, जहां वो सार कहते हैं, एक गौशाला है जहां वो गौओं के साथ गाय भैंस मवेशी बंधे हुए हैं, और वहीं बच्चा लीलाधर भी रो रहा है, जाग रहा है, सो रहा है। तो ये जो सहअस्तित्व है, ये जो साहचर्य है, ये जो लयात्मक समागम है, ये तमाम कलाएं, तमाम संगीत के लय, सुर, ताल फीके पड़ जाएंगे। जो ये रिदम है, जीवन का रिदम, जीव और जीव का सच्चा समागम, सच्चा संग साथ, वहां दो पाए और चौपाए का फर्क ही मिट जाता है, वो भाव ही नहीं रह जाता। तो अभाव में भाव भरना कोई लीलाधर से सीखे, इस आत्मकथा से सीखे। जिनमें जान प्राण है, जो जीवन के प्रति सम्मान करते हैं, वे सभी जीवों का एक समान आदर करेंगे, उनके साथ रहने, जीने, सोने, खाने, दिन गुजारना। भला इससे बेहतर और सहस्तित्व तो साहचर्य कहाँ से और कैसे सीखा जा सकता है? ये शिक्षालयों में और किसी नैतिक कथा की पुस्तक में तो हम नहीं सीखते, यह आत्मकथा में देती है। लीलाधर कहते हैं, एक दाग उसको जीवन भर मनुष्य बने रहने का रास्ता दिखाता है। किसको? मनुष्य को। तो हर दाग बुरा नहीं होता। रहन सहन, खान पान, पहरावा ओढ़ावा, जहां सब कुछ चुनौतीपूर्ण हो, बहुत संघर्षपूर्ण हो, जहां लगातार हर कदम उठाना, आगे बढ़ाना, जहां गति लेना, जहां उठान बढ़ना, उफान बढ़ना कठिन होता हो, उस बचपन में जो बालक की आंख खुली है और धीरे धीरे व्यवहार जगत में, जीवन जगत में जैसे धीरे धीरे जैसे उसकी आंखें खुलती गईं, दुनियावी आंखें खुलती गईं, दुनियादारी की, समझदारी की, व्यवहार जगत की, लोगों को समझने की जैसे आंखें खुलती गईं, तो वो सदा सर्वदा के लिए उसकी नसों में जो साहस भरा है ना, वो उसका बचपन है। जो जूझ और कर्मठता भरी है ना, वो माता पिता का श्रमशील जीवन है। उनके पसीने की गंध और पसीने में जो लुनाई है, जो नमक है, जो लीलाधर की रोम रोम में समा गई है। ऐसे जीवन के प्रति निर्मम होना, ऐसे व्यवहार जगत से ईमानदार बने रहना, ऐसे संघर्षशील समाज में जहां हैव्स और हैव्स नॉट की इतनी बड़ी खाई है जिसे अभी तक सदियों से पाटा नहीं जा सका,
ऐसे जीवन के हर पड़ाव में जहां वंचना है, शोषण है, अनसुनापन है, अनदेखापन है, उसे बर्दाश्त करना लीलाधर मंडलोई होना है। तो चर्म चक्षु तो सबके खुलते हैं बचपन में, व्यवहार चक्षु का खुलना, अंतस चक्षु का खुलना मंडलोई होना है। यह आत्मकथा और बहुत कुछ कहती है साथियों। विस्तार से मैं इस पर समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, शोधपरक आलेख लिखने वाली हूँ, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।